नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट ईवीएस की क्लासेस के विषय में पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि आपका सीटेट का मैथ और ईवीएस दोनों पैरेलल चल रहा है। आज की क्लास में हम लोग सीटेट ईवीएस का जो शिक्षा शास्त्र है या पेडोलॉजी है उसको देखेंगे। जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, आप अगर सिलेबस मैच कराएंगे तो पूरा सिलेबस वाइज चल रहा है। उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये तो कोई टॉपिक नहीं दिख रहा है, या कह लीजिए कि ये उतना ऐसा नहीं लग रहा है कि सैद्धांतिक है। बट हमारे सिलेबस में डायरेक्ट दिया गया है अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का दृष्टिकोण। अब ये क्या है, जरा इसको हम समझते हैं और फिर इस पे हम चर्चा करेंगे। ये देखने में तो लग रहा है छोटा, लेकिन हाँ, ये बहुत विस्तृत। देखिए, बात को समझिएगा। पहली चीज, अवधारणाएं क्या होती हैं। देखिए, पर्यावरण के संबंध में चाहे कोई परिभाषा हो, चाहे कुछ सिखाना हो, कोई गतिविधि हो, कोई कौशल हो, कुछ भी हो, उस चीज को हम बच्चों को कैसे बताएं, कितना सिंपल करके बताएं, कितना आसान करके बताएं, क्या हमारा तरीका होना चाहिए सिखाने का, ताकि सब के सब बच्चे सीख जाएं। ठीक है, सब के सब बच्चे सीख जाएं। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। या आप सिंपल कह लीजिए कि कौन सी हम विधि को अपनाएं कि सब बच्चे जो हम सिखाना चाहें वो सीख जाएं। समझ आई बात आपको। अवधारणाओं मतलब जो भी वैज्ञानिक अवधारणा होंगी या पर्यावरण संबंधित जो भी परिभाषा होगा, जो चीज सिखाना होगा उसको हम किस प्रकार से सिखाएं, कितना सिंपल कर दें कि सब बच्चे आसानी से सीख जाएं। यही हमारा क्या होता है, अवधारणाओं को सिखाने का या बताने का या प्रस्तुत करने का दृष्टिकोण। ठीक है, अब कैसे बता सकते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं हैं या उनके कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे हम चर्चा कर लेते हैं, जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछता है। पहला आपका है उपागम। अब एक एक चीज को आप ध्यान से समझिएगा और इसको करिएगा। देखिए, उपागम का सीधा मतलब होता है तरीका। कौन सा तरीका? ऐसा तरीका जिसको हम या जिससे हम जो हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उस पे कैसे कार्य करें, या क्या हमारा तरीका होना चाहिए, उस पे विचार करना या विचार मंथन जो है वो क्या है, उपागम है। बात को और सिंपल तरीके से समझिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा, ताकि आपका अप्रोच पूरा क्लियर रहे। किसी भी अवधारणा को सिखाने से पहले हम उस पर जो विचार करते हैं उसका क्या तरीका होना चाहिए, किस मेथड का हम इस्तेमाल करें कि बच्चा आसानी से चीजों को सीख जाए, इसे हम कहते हैं उपागम। क्या कहते हैं? उपागम। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि उपागम क्या है, तो उपागम सिर्फ और सिर्फ सोचने का तरीका है, या विचार है, या विचार मंथन है, चिंतन है। कौन सा चिंतन? किसका चिंतन? कि किस टॉपिक को हम किस तरीके से सिखाएं बच्चे को, ये हमारा क्या है, उपागम। पहला बिंदु उपागम। ठीक है, दूसरी बात देखिए, एक शब्द कठिन कठिन है, बट थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। कार्य नीति। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब शायद नीति उल्टा हो गया, ऐसे होना चाहिए था, बट आप मैनेज कर लीजिएगा। देखिए, अच्छा बना ही देते हैं। देखिए, कार्य नीति, अब जैसे कि नाम से ही स्पष्ट लग रहा है, किसी अवधारणा को सिखाने के लिए, या सीधा समझिए पर्यावरण को सिखाने के लिए हम कैसी योजना बनाएं, यानी हमारी योजना क्या होनी चाहिए, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इसी को हम कहते हैं कार्यनीति। अब वो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? हमारे पास क्या उपलब्ध है, कैसे हमारे पास छात्र हैं, और कैसे कैसे हमें उपकरण मिले हैं। जैसे अगर हमें पर्यावरण सिखाना होगा तो हम क्या सोचेंगे, अच्छा भाई किस प्रकार के छात्र हैं, इन छात्रों को सिखाने के लिए हमें क्या क्या टैलेंट की जरूरत पड़ सकती है, और हम कितने दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ कमजोर बच्चे हैं तो कैसे हम दोहराव कर सकते हैं, या पूरा पूरा प्लानिंग। किसी भी चीज को सिखाने के लिए जो प्लानिंग करनी पड़ती है
जो योजना बनानी पड़ती है उसे हम कहते हैं कार्यनीति। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। अवधारणाओं को सिखाने के लिए 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला, उपागम क्या तरीका होना चाहिए, दूसरा कार्यनीति क्या योजनाएं होनी चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक एक को आप डिस्कस कर। अगला हमारा है रचनात्मक उपागम। अब आप कहेंगे कि आपने उपागम तो बता दिया, रचनात्मक उपागम क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है वही चीज। रचनात्मक उपागम या हम कहते हैं रचनात्मक शिक्षण। अगर इसको गौर कीजिएगा, थोड़ा सा डीप पॉइंट है और अच्छा भी है। देखिए रचनात्मक उपागम का सीधा सीधा मतलब है बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। पहला ये है कि क्या पढ़ाया जाए और उसके साथ साथ बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। मैंने आपको बताया था ना कि उपागम मतलब होता है तरीका। तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि रचनात्मक कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, रचनात्मक उपागम मतलब होता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी अच्छी चीज इसकी है कि रचनात्मक उपागम से बच्चों में सृजनात्मकता आती है, या बच्चों में नई सोच आती है, या बच्चों में नवीन ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझते हैं। पहला तो रचनात्मक उपागम का मतलब ये हुआ कि बच्चों को क्या सिखाया जाए, कैसे सिखाया जाए। ठीक है, टॉपिक जो उनको मिला है कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, कितना पढ़ाएं, ये सब जो सब डिवीजन होता है ये रचनात्मक उपागम का हिस्सा है। अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए जब भी उपागम हो या जब भी शिक्षण की प्रक्रिया हो, रचनात्मक शिक्षण की प्रक्रिया हो, वो कैसी होनी चाहिए उस पर जरा हम गौर करते हैं। पहला, वास्तविक जीवन से जुड़ाव हो। अर्थात आप जो भी टॉपिक पढ़ाइए, जो भी चीजें बच्चों को बताइए, कहीं ना कहीं उनका संबंध उनके जीवन से होना चाहिए। जैसे अगर आप प्रदूषण बनाना चाहते हैं तो बताइए, देखो बेटा रास्ते में आप आ रहे थे, या अगर कोई नाली होती है तो इतना गंध क्यों देता है, कूड़े कचरे के पास हम नाक क्यों बंद कर लेते हैं, या जहां साफ सुथरी अच्छी जगह होती है वहां कीड़े मकोड़े क्यों नहीं आते। तो तमाम प्रकार के ऐसे उदाहरण हैं जिनको देख करके या जिनको बता करके आप बच्चों को पर्यावरण की धारणा से और दैनिक जीवन से आप आसानी से जोड़ सकते हैं। तो ऐसी रचनात्मक उपागम या रचनात्मक शिक्षण वो है जिसमें आप बच्चों को ऐसी घटनाओं को सिखाइए जो उनके वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी केंद्रित हो, या कह लीजिए इसी को कहते हैं बाल केंद्रित। ठीक है, मतलब इसमें बच्चे की रुचि के अनुसार, बच्चे की गति के अनुसार, बच्चे की क्षमता के अनुसार चीजों को बताया जाए या पढ़ाया जाए। जो भी आप बच्चों को बताना चाहते हैं उनकी रुचि, उनकी गति, उनके स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम हो। ऐसा ना हो कि पाठ्यक्रम बहुत टफ हो या पाठ्यक्रम बहुत ही सिंपल हो तो बच्चे बोर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर एक क्लास 5 का बच्चा है, अगर आप उसको क्लास 1 की चीजें पढ़ाएंगे तो बोर हो जाएगा, क्लास 8 की चीज पढ़ाएंगे तो भी उसको समझ नहीं आएगा, वो उबने लगेगा या वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बच्चे के गति के अनुरूप, बच्चे के रुचि के अनुरूप और बच्चे की क्षमता के अनुरूप आप चीजों का पठन पाठन कीजिए या पर्यावरण की चीजों को सिखाइए। बच्चा निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा। ठीक है, अगली बात, पूर्व ज्ञान से संबंधित। बच्चे को आप जो भी धारणा सिखाना चाहते हैं, जो भी पर्यावरण की चीजों को सिखाना चाहते हैं, आप हमेशा प्रयास कीजिए कि बच्चे के पूर्व ज्ञान से हम जोड़ दें। जैसे अगर आप बच्चों को मतलब गंदगी के बारे में बताना चाहते हैं या साफ सफाई के बारे में, तो बच्चों से कहिए कि बच्चे अच्छा बताओ, आप खाना खा के थाली रख देते हो तो क्या होता है, तो बताएगा सर मक्खी लगती है। अच्छा, साफ थाली में क्यों नहीं लगती, तो बताएगा सर गंदा हो जाता है या ये है। अच्छा, मच्छर कहाँ से आते हैं, गंदे जगह से आते हैं। तो तमाम प्रकार के परिवेशी एग्जाम्पल देके आप बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ते 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 नवीन ज्ञान पे आ जाते हैं, या उनको जो चीजें सिखानी होती है हम वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसका अगला पॉइंट क्या हो गया, आपका पूर्व ज्ञान संबंधित। ठीक है, अगला पॉइंट है आत्मबोध। आप उन चीजों को पढ़ाइए जिनसे बच्चा अपने आप को रिलेट कर पाए। जैसे
अगर आप गंदगी को बताते हैं या फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्रदूषण के बारे में बताते हैं, तो बच्चा सोचेगा कि सही बात है, आज अगर इतना तापमान है, इतनी गर्मी पड़ रही है, तो आने वाले 10 सालों में क्या होगा। कहने का तात्पर्य ये है, अवधारणाओं को जब भी बताइए बच्चा स्वयं उसमें मंथन करे, स्वयं में उसको इन्वॉल्व करे, आत्मबोध उसको हो, या अपने आप को उसमें उस परिस्थिति में ले जाके सोचे कि क्या अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो हम इस कंडीशन से निकल पाएंगे अथवा नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे पर्यावरण की किताबों में क्वेश्चन पूछता है कि आप होते तो क्या करते। ठीक है, तो बच्चों के आत्मबोध के लिए ही है, स्वयं परीक्षण के लिए ही है। ठीक है, तो ये रचनात्मक शिक्षण के पार्ट हैं या रचनात्मक उपागम के तरीके हैं। अगला पॉइंट है, इसमें शिक्षक क्या होना चाहिए, ये तो आप जानते ही हैं। शिक्षक केवल और सुविधा करता, मतलब शिक्षक कभी भी ये ना कहे कि चलो ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, बिल्कुल नहीं। बच्चे जिस माहौल में सुटेबल हो, जो भाषा में सुटेबल हो, जिन शिक्षण प्रणाली में सुटेबल हो, शिक्षक का काम केवल है उनको वो मुहैया कराना। अर्थात शिक्षक का काम केवल इतना है कि प्रत्येक बच्चे को या प्रत्येक बच्चे के अनुरूप शिक्षण का माहौल तैयार करना और उनको वो सारी चीजें उपलब्ध कराना जिससे वो आगे बढ़ सके। ठीक है, डायरेक्शन देना, ये नहीं कि उन पे हुक्म चलाना। ठीक, तो इसका सीधा सीधा मतलब हो जाएगा शिक्षक एक सुविधा करता होता है। और एक आखिरी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, मातृभाषा। जो भी आप शिक्षण कार्य करिए, जो भी अवधारणा को समझाइए, उसमें मातृभाषा का इन्वॉल्वेशन बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि सामाजिक संबंध, जब भी चीजों को बताइए तो बच्चा उसको समाज से जोड़ पाए या परिवेश से जोड़ पाए, तब वो उस चीज को अच्छे से सीख जाएगा। क्लियर हुआ आपका? ध्यान समझिएगा। अवधारणाओं को प्रस्तुत, कोई भी नई चीज अगर बच्चों को सिखानी है पर्यावरण के संबंध में तो कैसे सिखा सकते हैं, इसके विषय में पहले हमने उपागम पढ़ा, क्या तरीका होना चाहिए, कार्यनीति पढ़ी हमने, क्या योजना होना चाहिए, फिर हमने पढ़ा रचनात्मक उपागम के अंतर्गत कुछ चीजों को, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्रम पूछता है या इसे बीच में उठा के पूछ लेता है। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए आगे हमारा है चौथा पॉइंट, जांच आधारित उपागम। अब जरा समझिएगा, ये जांच आधारित उपागम का क्या मतलब है। देखिए पहले उपागम आपको क्लियर हुआ। उपागम मतलब होता है तरीका, मतलब किस चीज को कितना आसानी से हम बच्चों को सिखा सकते हैं, यही होता है उपागम। ठीक है, अब जांच आधारित उपागम में क्या है, जरा इसको हम समझ लेते हैं, फिर हम आपको आगे चीजें बताएंगे। देखिए जांच आधारित उपागम, इससे क्या होता है, एक बच्चा या बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, या बच्चा जैसे वैज्ञानिक सोचते हैं वैसे ही बच्चा सोचता है। ठीक है, और जांच आधारित तरीके में बच्चा खोज करता है, खोजबीन करता है। तो इसमें बच्चा एक क्या होता है, खोजबीन करता होता है। ठीक है, खोजबीन करता है। क्लियर हुआ? देखिए जांच आधारित उपागम का तात्पर्य यह है कि जो भी चीजें बनाई जाए, जैसे मान लीजिए आप निरीक्षण करने गए या आप बच्चे से कर निरीक्षण करो, तो बच्चा खोजेगा कहाँ कहाँ क्या पॉइंट रखा गया है, क्या क्या मिस्टेक्स हैं, तो बच्चा खोज करता हो जाएगा। वो अपने दृष्टिकोण से सारे वो तरीके अपनाएगा उसमें संशोधन करने का या उसमें गलती निकालने का। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुआ, वैज्ञानिक भी यही करते हैं, हर कार्य को बार बार करके सीखते हैं। बच्चे में तार्किक शक्ति की वृद्धि होगी, बच्चे में कल्पना शक्ति की वृद्धि होगी, और साथ ही साथ बच्चे में संप्रेषण या बातचीत का विकास होगा। ठीक है, तो सोचिए जांच आधारित से क्या क्या होगा, तर्क का विकास होगा, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास होगा, और बच्चे में हमने बताया आपको संप्रेषण यानी कि बातचीत की शैली भी बढ़ेगी। तो अवधारणाओं को आप कुछ इस प्रकार से बताइए, जांच आधारित उपागम हो, मतलब ऐसा हो उसको जांचिए। हर बच्चे को जब आप इस प्रकार से पढ़ाएंगे तो बच्चा खुद ही खोजी हो जाएगा। ठीक है, या चीजों को खोज खोज के निकालेगा। आगे है समस्या समाधान उपागम। समस्या समाधान उपागम, अवधारणाओं को आप इस तरीके से भी बता सकते हैं। अब ये तरीका क्या है या इसका मतलब क्या है, जरा आप ध्यान समझिएगा।
देखिए टर्म इसके शब्द कठिन है, हो सकता है आपके दिमाग से ऊपर जा रहा हो, लेकिन चीजों को थोड़ा आराम से ध्यान से एक दो बार देखेंगे वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले समझिए समस्या समाधान उपागम मतलब क्या। उपागम मतलब तरीका, तो वो तरीका जिससे बच्चा समस्याओं को सॉल्व कर ले। इसका क्या उद्देश्य था कि बच्चे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो। तो इसका उद्देश्य होता है कि बच्चा वास्तविक जीवन के कौशलों को सीख जाए। जैसे अगर उसके पास समस्याएं आएंगी, अगर बच्चा उसको सॉल्व कर ले रहा है या उसको हल करके आगे निकल जा रहा है, तो यही तो हुआ, यानी कि अब बच्चा अपने वास्तविक जीवन में सफलता प्राप्त कर रहा है। तो पर्यावरण की अवधारणाओं को आप कैसे सिखाइए? ऐसे सिखाइए कि बच्चा समस्या समाधान को आसानी से हल कर ले। और समस्या समाधान उपागम का प्रमुख उद्देश्य यही है कि बच्चा वास्तविक जीवन से या वास्तविक जीवन की कठिनाइयों पे अच्छे तरीके से विजय या उसको सफलता प्राप्त कर लेता है। एक दो चीजें और, जैसे इसमें बच्चा सक्रिय एक्टिव रूप से सोचता है, ठीक है। जब उसके सामने रियल प्रॉब्लम्स आएंगी तो खुद सोचेगा और निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है, या कह लीजिए निष्कर्ष निकालने में बच्चा सक्षम हो जाता है, ठीक है। एक और है 6ठा नंबर, सहयोगात्मक। देखिए नाम से ही पकड़ लीजिएगा, सहयोगात्मक उपागम। सहयोग, सिंपल सी बात है, बच्चे में सहयोग की भावना को उत्पन्न करना, यानी कि बच्चे में एक साथ मिलजुल करके पठन पाठन की प्रक्रिया को करना, एक साथ मिलजुल करके किसी समस्या को सॉल्व करना, या एक साथ मिलकर के बड़ी सी बड़ी समस्या को हल करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसका? सहयोगात्मक उपागम का। इसमें जैसे बच्चे क्या करते हैं, इसमें सहयोगात्मक उपागम में बच्चों को हम ग्रुप में बांट देते हैं। जैसे एक ग्रुप को बांट देंगे, जाओ तुम विचार करो। किसी भी समस्या के आने पर विचार मंथन ग्रुप हो जाएगा, ये विचार करेगा कि किस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या किया जाए, इसमें क्या क्या चीजें जोड़ी जाए, क्या क्या चीजें घटाई जाए। दूसरा जो समूह जो इस पे कार्य करता है, कार्य समूह। और तीसरा है आपका जांच समूह, वो समूह जो इसका निरीक्षण करता है, कोई कमी रहती है तो वो बताता है। और आखिरी है संरक्षण समूह, मतलब जो मॉनिटरिंग करता है, ठीक है, यानी कि जो चीजों को चलाता है। अब जरा आप इन सब को मिला दीजिए तो बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। कुछ ने विचार दिया, कुछ ने कार्य किया, कुछ ने जांचा और कुछ ने संरक्षण किया, यानी कि शोध किया उस पर। अगर सभी बच्चे एक साथ मिल जाएंगे तो पूरी की पूरी समस्या ही सॉल्व हो जाएगी। क्लियर हुआ? अभी तक आपके दिमाग से उड़ रहा होगा ना? ध्यान समझिए, पहले टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि अवधारणाओं को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, उसके लिए क्या क्या रास्ते होंगे। पहला उपागम, कि हम तरीका कौन सा अपनाएं, इस पे विचार मंथन करना, चिंतन करना, उपागम। दूसरा है कार्यनीति, हम योजना कैसे बनाएं, प्लानिंग कैसे बनाएं, कैसे बच्चों के लिए बनाएं, कैसा विधि होगा। फिर रचनात्मक उपागम, क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, उसके लिए ये 5-6 पॉइंट थे कि जो भी आप पढ़ाने जाएं इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि वास्तविक जीवन संबंधित हो, विद्यार्थी केंद्रित हो, पूर्व ज्ञान संबंधित हो, शिक्षक मार्गदर्शक रहे और मातृभाषा में हो और आत्मबोध बच्चों में हो। फिर जांच आधारित उपागम, ये उपागम बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करता है। उसके बाद समस्या समाधान, बच्चों को वास्तविक जीवन से लड़ने योग्य बनाता है। आपसे पूछता है कि जांच आधारित उपागम किसके लिए उपयोगी है, तो ऑप्शन में देगा वो, ठीक है। फिर आपका आखिरी है सहयोगात्मक, बच्चों को समूह में बना के सिखाना। ये आपका क्या हो जाएगा? उपागम का तरीका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम जरा समझते हैं। देखिए अब ये समझने के पश्चात, देखिए क्या है ना कि साइकोलॉजी का जो सेक्शन है, कहीं कहीं तो आपका लॉजिक लग जाएगा और कहीं कहीं चीजों को आपको केवल शब्दावली से पकड़ना पड़ेगा। पॉजिटिव निगेटिव शब्दावली से पकड़ लेंगे तो काम आपका हो जाएगा। देखिए अब हुआ क्या, अभी हमने पढ़ा था रचनात्मक उपागम। इसको ब्लैक, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक एवं मैक्ली टोक, या कहीं कहीं इनका नाम लिखा है मैक्ली टोक, ठीक है। क्या नाम लिखा है? मैक्ली टोक। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि रचनात्मक मॉडल दिया। इन्होंने रचनात्मक मॉडल दिया। अब आप समझिए पहले किसके लिए? रचनात्मक उपागम के लिए, ठीक है। मैक्लिन टोक, इन्होंने रचनात्मक उपागम को और सिंपल करने के लिए इन्होंने कहा देखो
कुछ चीजें हैं उसको आप गौर करो। पहले पहले बात समझिए, रचनात्मक शिक्षण क्या था मैंने आपको बता दिया, 5-6 बिंदु थे कैसे कराना है। अब इन्होंने कहा कि रचनात्मक मॉडल समझिए कि रचनात्मक मॉडल कैसा होना चाहिए। जब बच्चे कोई भी चीज सीखते हैं या कोई भी चीज में जब बच्चे क्रिएटिविटी लाते हैं, एक बच्चा जब सृजनात्मक कार्य करता है, रचनात्मक कार्य करता है, तो कैसे करता है उसके मॉडल को जरा आप समझिए। किसने दिया था? ब्लैक एवं मैकक्लिंटोक ने। देखिए, पहली बात इन्होंने कही अवलोकन। अवलोकन, बात को समझिए। इन्होंने कहा प्रत्येक बच्चा हर एक समस्या को पहले क्या करता है? देखता है, समझता है, इसके विषय में सोचता है। किसके विषय में? कोई रचनात्मक कार्य करने जाएगा तब देखता है, समझता है, सोचता है, जांचता है, परखता है कि हाँ यार ये कैसे कैसे होगा, हम कैसे कैसे इसको कर सकते हैं, इतना करता रहता है। ठीक है, ये मॉडल मतलब क्या क्या होनी चाहिए। इसके पश्चात बच्चा व्याख्या करता है। देखिए, सोचने समझने के पश्चात बच्चा स्वयं के शब्दों में जो उसको समझ आता है, स्वयं समझ के अनुसार, स्वयं समझ के अनुसार बच्चा क्या करता है? व्याख्या करता है या उस समस्या के बारे में बताता है। ठीक है, उस समस्या के बारे में स्वयं से बताता है। अगली बात है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता या इसे कह लीजिए प्रामाणिकता। इसका मतलब यह है कि जो तरीका वो अपनाने जा रहा है या जो रचनात्मक कार्य वो करने जा रहा है, क्या वो सही है अथवा गलत है। यानी कि जो भी रचनात्मक विधि या आप कह लीजिए कि जो आप कार्य कराने जा रहे हैं या जो बच्चा जो क्रिएटिव काम करने जा रहा है, जो रचनात्मक विधि लगाने जा रहा है, वो सही है या गलत है, इसकी भी परख बच्चा करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है सहयोगात्मक। अब ये क्या है जरा समझिएगा। सहयोगात्मक मतलब ये है, इसमें समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट करके अनेक विद्यार्थियों द्वारा या अनेक समूहों द्वारा सॉल्व करा लिया जाता है, जिससे बच्चे चीजों को बहुत आसानी से सीख जाते हैं या बहुत आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है, अब सहयोग की बात आई, आप खुद समझिए। अगला पॉइंट क्या हो गया? बहुव्याख्यात्मक। अब आपको शायद इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि ये क्यों आया। देखिए, अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो सब बच्चों का विचार अपना अपना अलग अलग होगा। तो अगला पॉइंट यही है, सभी के विचारों को सम्मान देना। ठीक है, सभी के विचारों को सम्मान देना। अगर आप समूह में कार्य कर रहे हैं तो कोई अगर सलाह दे रहा है तो उस सलाह पे चर्चा की जाएगी या उस सलाह पे कार्य किया जाएगा। ठीक है, और आखिरी है अभिव्यक्तियां। सभी के विचारों को सुना जाएगा, सुनने के पश्चात जो एकदम उपयुक्त होगा वही चुन लिया जाएगा रचनात्मक कार्य करने के लिए। अब जरा इसको एक साथ देखिए, बात समझिए। हम कोई नया कार्य करना चाहते थे, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? उस कार्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, कैसा कार्य है, कैसे कर सकते हैं, कितना समय लगेगा, कितना नहीं। ये हुआ अवलोकन। जानकारी इकट्ठा करने के बाद जो हमें कार्य देगा, चाहे शिक्षक देंगे चाहे जो भी देगा, उसको हम बताएंगे कि देखिए ये कार्य हमको मिला है, ऐसे 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 हम करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। तीसरा होगा प्रासंगिकता। अब शिक्षक जांचेगा कि ये कार्य वाकई सही है कि गलत है। अगला, जब हमको लगेगा कि या शिक्षक को लगेगा कि ये कार्य अकेले नहीं कर सकता, उसमें कुछ सहयोग ही कर देगा, कुछ छात्रों को जोड़ दिया जाएगा जिससे बच्चा सहयोग के साथ कार्य करे। और जब सहयोग मिलेगा तो सबकी वैल्यू अलग अलग होगी, सबकी बातों को सुना जाएगा, सबकी व्याख्या ली जाएगी, बहुव्याख्यात्मक। और लास्ट में अभिव्यक्ति, सबको बोलने का अवसर मिल जाएगा और जिसका विचार उचित रहेगा उसको हम अपना लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका रचनात्मक मॉडल। 5 पॉइंट थे, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 6 पॉइंट, सॉरी। अब आखिरी है रचनात्मक उपागम के या 5E नियम। ध्यान दीजिएगा, पूरा नाम इसका क्या है? पूरा नाम इसका है कि 5E अधिगम उपागम। रचनात्मकता के
5E अधिगम उपागम नियम। अब ये क्या है, देखिए पूरा पूरा टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो चीजों को जरा ध्यान समझिएगा। 5E अधिगम उपागम ये है, मतलब 5E के नियम है जिसके द्वारा आप किसी रचनात्मक कार्य को सार्थक कर सकते हैं। कैसे, ध्यान समझिएगा। पहला, ई मतलब इंगेज, ध्यान दीजिएगा, इंगेज, ठीक है। इंगेज मतलब होता है शामिल करना, शामिल करना, यानी कि बच्चों को रचनात्मक कार्य में शामिल करना, इंगेज। दूसरा होता है एक्सप्लोर, समस्या, कोई भी समस्या हो उसकी व्याख्या करना, सॉरी एक्सप्लोर, ठीक है। देखिए कोई भी, जैसे आप पहला तो इंगेज हो गया, इंगेज मतलब बच्चों को शामिल कर लीजिए। दूसरा ई फॉर एक्सप्लोर मतलब खोजबीन करना, खोजबीन करना, समस्या के बारे में कैसे सॉल्व होगा, क्या तरीका लगाना चाहिए, कौन मेथड लगाना चाहिए, कैसे रचनात्मकता हमारी आगे बढ़ेगी, इसके विषय में खोजबीन करना, एक्सप्लोर है, आर है, ठीक है। फिर है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन समस्या के विषय में व्याख्या करना, क्या करना, व्याख्या करना। अगला है इलेबोरेट या इलेबोरेट, विस्तार करना, समस्या को एकदम विस्तृत रूप से बता देना, ठीक है, कैसी समस्या है, कितनी रेंज तक है, कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा ये विस्तार करना। और आखिरी है, कहा गया, हाँ, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना, ठीक है। इवैल्यूएशन या इवोल्यूशन के लिए मूल्यांकन करना, विस्तार करना, व्याख्या करना। क्लियर हुआ। देखिए 5E अधिगम उपागम क्या कहता है कि किसी भी रचनात्मक कार्य को हम कैसे कर सकते हैं, उसको समझने के लिए 5E अधिगम उपागम आया था नियम, जिसको रॉबर्ट बयावी ने दिया था। ध्यान दीजिएगा, किसने दिया था, रॉबर्ट बयावी। देखिए रॉबर्ट बयावी ने, ध्यान समझिएगा, रॉबर्ट बयावी ने 5E अधिगम उपागम नियम दिया था, जिसके द्वारा किसी भी रचनात्मक कार्य को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं, उसके लिए हमें 5E नियम फॉलो करना पड़ेगा। पहला, ई फॉर इंगेज, बच्चे को रचनात्मक कार्य में शामिल कर लीजिए, वो खुद देखेगा, सीखेगा, धीरे धीरे समझ जाएगा। एक्सप्लोर, खोजबीन करना, नई नई चीजों को खोजबीन करने के लिए बच्चों को अवसर दीजिए, मौका दीजिए, बच्चा खोजबीन करेगा और चीजों को बहुत बेहतर तरीके से बनाएगा। अगला एक्सप्लेन, जो कठिन चीजें हैं आप एक्सप्लेन करिए या बच्चे को खुद अवसर दीजिए एक्सप्लेन करने के लिए, बच्चा सीखेगा। अगला है इलेबोरेट, अगर समस्या बहुत टफ है, बहुत लेंदी है, तो उसको विस्तार कर दीजिए, उसको विस्तृत कर दीजिए, अच्छे से एक एक पॉइंट बच्चों को समझा दीजिए, बच्चा अच्छे सीख जाएगा। और आखिरी है इवैल्यूएशन, ये सब कार्य करने के पश्चात अब आप देखिए कि बच्चा कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, और मूल्यांकन कार्य से आप रचनात्मक कार्य को पूरी तरह से कवर अप कर लेंगे, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ हमारा 5E अधिगम उपागम नियम। अब जरा ध्यान समझिएगा, जो हमने अवधारणाएं अभी जस्ट पढ़ी हैं, जो हमने अवधारणाओं को जस्ट अभी पढ़ा है, एक सेकंड में कैमरा देख लें। देखिए जो हमने अवधारणाएं पढ़ी हैं अभी, तो अब कह रहा है कि इन अवधारणाओं को या पर्यावरण की अवधारणाओं को, पर्यावरणीय अवधारणा, पर्यावरणीय अवधारणाओं को सिखाने की विधि क्या हो सकती है, सिखाने की विधि क्या हो सकती है, या कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम पर्यावरण की धारणाओं को बच्चों को बहुत बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। पहला, टोली विधि। अब इस विधि पे जरा आप गौर कीजिएगा, हम आपको लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा जरूर ध्यान से। देखिए टोली विधि मतलब यह है, पर्यावरण की धारणाओं को समझाने के लिए आप अपनी कक्षा में
5-6 ग्रुप बनाइए और सबसे कहिए बेटा एक काम करो, आप जाओ ध्वनि प्रदूषण पे आप कुछ लिख के लाओ, कुछ आप लिख के लाओ, कुछ आप। तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि सभी समूहों ने कुछ न कुछ अलग लिखा होगा। तो जब कुछ न कुछ अलग लिखा होगा तो आप उन सबको साथ में ला दीजिए, बच्चे सीख जाएंगे। टोली बना बना के आप रैली निकलवा सकते हैं, जागरूकता संदेश दे सकते हैं, या सब बच्चों से कह सकते हैं बेटा जाओ आप समाज में आप जाओ ये कर दो काम, आप ये कर दो। तो अलग अलग करके आप पर्यावरण की धारणाओं को बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। तो हुआ टोली शिक्षण। दूसरा हुआ कहानी शिक्षण। देखिए, पर्यावरण संबंधित कोई कहानी बता करके आप, जैसे अमृता जो थी पेड़ों को बचाने वाली, उनकी, सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत सारे ऐसे पर्यावरणविद थे जिनकी कहानी आप बता करके बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं। चिपको आंदोलन को बता करके उनको पर्यावरण के प्रति जागरूक कर सकते हैं। कहानी के माध्यम से उनके दिमाग में ये चीजें आप डाल सकते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी हो गई कहानी विधि, सिंपल बात है। तीसरी है खेल विधि। आप खेल खेल में बच्चों को साफ सफाई के संदेश दे सकते हैं, कूड़ा कचरा जो है उसको हटाने, उसको दूर करने की बच्चों को तरीके सिखा सकते हैं, या बच्चों को बता सकते हैं कि देखो बेटा खेल के माध्यम से हम साफ सफाई में कैसे कार्य करते हैं। ये तमाम प्रकार की चीजें आप बच्चों से करा सकते हैं। तो अगला हुआ खेल विधि। फिर अगला है अभिनय विधि। अभिनय देखिए, बच्चों से नाटक आप करवा सकते हैं। जैसे बहुत सारे आप देखेंगे तरीके दिए भी रहते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को रोल दे करके, बच्चों से नाटक प्ले करा करके पर्यावरण संबंधित, पेड़ों के कटाई संबंधित, कोई संदेश देना हो उसके संबंधित, समाज को जागरूक करने संबंधित बहुत सारी चीजों को आप नाटक या प्ले रोल के माध्यम से भी लोगों को सिखा सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं, या बच्चों से स्वयं करवा के फिर अन्य मंच बच्चों को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है। अगला है व्याख्यान। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। व्याख्यान विधि, इसमें यह है कि बच्चों को आप व्याख्या करके या बच्चों को चीजों को बोल बोल के बता सकते हैं, या उनको विस्तृत लेक्चर दे के भी बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है। आखिरी है दत्त कार्य। दत्त कार्य मतलब तो है गृह कार्य। आप प्रत्येक बच्चे से कह दीजिए कि जाओ आप 5-5 पौधों को लगाओ और उनकी आप बराबर देखभाल करो। अर्थात बच्चों को डायरेक्ट पर्यावरण से जोड़ सकते हैं आप गृह कार्य देके, उससे भी बच्चा काफी सारी चीजों को सीखेगा। तो दोस्तों ये रही हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक अवधारणाओं को कैसे प्रस्तुत करें उसके दृष्टिकोण को देखा और पूरा हमने कंप्लीट अध्ययन कर लिया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।